हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। जो ये प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और दूसरी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम्स। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल एटम होती है वो जैसे कि वैलेंसी, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, electronegativity and valence all are the properties। जबकि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स जो होती है वो होती है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, डेंसिटी है, एटॉमिक वॉल्यूम है। ये सारी जो बल्क प्रॉपर्टीज होती है वो होती है ग्रुप ऑफ एटम्स की। और जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर से या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो हम कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच शो रेगुलर ग्रेजुएशंस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जो ट्रेंड्स है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स का, उसमें सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है कि ये जो न्यूक्लियस का जो सेंटर है उससे आउटर मोस्ट सेल की दूरी, तो एटॉमिक रेडियस होती है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन करना, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे एटम का साइज़ इतना छोटा होता है कि उसकी एक शार्प बाउंड्री भी नहीं होती, और दूसरा कि एक सिंगल एटम को उसकी रेडियस निकालने के लिए आइसोलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है और इवन कि पॉसिबल ही नहीं है ये। और जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक एटम के अंदर, वो उस मॉलिक्यूल में जो दूसरे एटम प्रेजेंट है उसके नियरेस्ट एटम उससे भी अफेक्टेड रहती है। इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो चेंज होती रहती है, और दूसरा ये बॉन्ड पे भी डिपेंड करती है, तो एटॉमिक रेडियस भी चेंज होती रहती है जो बॉन्ड स्टेट चेंज होने पे। तो इन सारी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए, तो इसीलिए इनको नेसेसरी है एटॉमिक रेडाई को फाइंड करने के लिए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स जो इन्हीं के टर्म्स में हम दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एलिमेंट्स मेटल है या नॉन मेटल है, इसके बेस पे एटॉमिक रेडियस को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: कॉन्वेलेंट रेडाई, वंडरवॉल रेडाइस और मेटालिक रेडियस। जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो एटॉमिक रेडियस रेफर होता है कॉन्वेलेंट से या वंडरवॉल रेडियस से। एटॉमिक रेडाई को जो मेज़र करते हैं या तो एक्सरे से या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मेज़र किया जाता है। एटॉमिक रेडाई में पहला आता है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस होता है एक जो दो एटम्स जिनके बीच में कॉन्वेलेंट बॉन्ड है उनके दोनों के सेंटर की डिस्टेंस का हाफ, यानी हम कह सकते हैं इट इज द डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना, जनरली ये रेडियस यूज होती है नॉन मेटल्स के लिए। उसके बाद जो सेकेंड रेडाई है वो हम पढ़ते हैं वंडरवॉल रेडियस। ये वंडरवॉल रेडियस जो दो आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स या आइडेंटिकल एटम्स जो कि नेबर या मॉलिक्यूल्स के हैं उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज 1/2 the distance between the nuclei of 2 identical non-bonded isolate atoms या 2 adjacent identical atoms belonging to 2 neighboring molecules of an element in the solid state। ये वंडरवॉल जो रेडियस है वो कॉन्वेलेंट रेडियस से कहीं बड़ी होती है। उसका रीज़न है कि वंडरवॉल जो फोर्स है वो बहुत ही वीक फोर्स होता है, और जो कॉन्वेलेंट है उसमें ओवरलैपिंग होती है 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो कॉन्वेलेंट रेडाई हमेशा स्मॉलर होगी देन वंडरवॉल रेडियस। जो नेक्स्ट आती है मेटालिक रेडियस,
It is the 1/2 the internuclear distance between the two adjacent metal ion in a metallic lattice. तो जो कंपैरिजन अगर किया जाए तो सबसे छोटी होगी कॉन्वेलेंट रेडियस, उसके बाद मेटालिक रेडियस और उसके बाद वंडरवॉल रेडियस। जो मेटालिक लैटिस होता है उसमें एक बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, इसकी वजह से ये कॉन्वेलेंट से बड़ी होती है और वंडरवॉल से छोटी होती है। देन उसके बाद आता है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडाई इन अ पीरियोडिक टेबल। अगर हम वेरिएशंस पढ़ते हैं अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड में, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्वेलेंट एंड वंडरवॉल रेडाई डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इसकी वजह से साइज जो होगी वो डिक्रीज होगी, दैट मीन्स रेडियस भी डिक्रीज होगी। तो जो हैलोजन्स हैं वो जो कि एक पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली राइट पोजीशन पे होते हैं वो स्मॉलर साइज होती है, उनकी सबसे छोटी साइज होती है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, उसके लिए हम बाद में अलग से पढ़ाएंगे आपको। अगर हम एक जनरल ट्रेंड की बात करें वेरिएशन विद अ ग्रुप, तो जो एटॉमिक रेडाई है वो एलिमेंट्स की इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो जो साइज है वो बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। इसीलिए जो सीजियम है वो सबसे बड़ा और फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट है। अगर हम बात करते हैं आयोनिक रेडाई की, तो ये जो आयोनिक रेडाई है वो आयोनिक क्रिस्टल के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। तो अगर एक पॉजिटिव आयन को हम कैटायन और जो नेगेटिव आयन को हम एनायन कहते हैं, तो इनके बीच में जो डिफाइंड है वो भी इफेक्ट करती है। तो जो भी रेडियस होगी कैटायंस की वो हमेशा स्मॉलर होगी अपने पेरेंट एटम से, और जो रेडियस ऑफ एनायन होगी वो हमेशा बड़ी होगी अपने पेरेंट एटम से। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर सोडियम है और सोडियम एटम है तो इसमें जो साइज है सोडियम की Na की वो बड़ी होती है Na+ से, और जो क्लोरीन है और उसका एनायन Cl- है तो क्लोरीन की साइज छोटी होती है Cl- से। तो जो इनकी अगर हम बात करते हैं, जो आयोनिक रेडाई है किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस मतलब ऐसे आयन जिन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो, वो इंक्रीज होता है अगर उनके मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने पे। अगर हम बात करें नाइट्रोजन के आयंस की N3-, ऑक्सीजन O2- बनाता है, फ्लोरीन F- बनाता है, सोडियम Na+, मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+, इन सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इनके जो एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो एल्यूमिनियम की सबसे छोटी, एल्यूमिनियम आयन की, फिर मैग्नीशियम की, फिर सोडियम की उससे बड़ी, फिर फ्लोरीन आयन की उससे बड़ी, देन ऑक्सीजन आयन की उससे बड़ी, और देन सबसे बड़ी नाइट्रोजन आयंस की होगी। नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और उसके लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी तब कहेंगे जब गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, दैट मीन्स उसको कैटायन में कन्वर्ट किया जाए। इसका जो मेजर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या किलो कैलोरी पर मोल में भी किया जाता है। जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इसका मतलब कि जैसे आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो वो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन को करना है तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। अगर हम
बात करें कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है सेकंड से, और सेकंड कम होती है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन बढ़ेंगे। पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण उनमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, इसलिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फैक्टर जो गवर्न करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को वो है न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन एंड इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज बढ़ने पे आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो इंक्रीज होगा, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीज होने पे। जैसे एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है तो एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा और उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो एस, पी, डी और एफ होगा। इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें कि अगर हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है।